और डायबिटीज रिवर्सल जो है वो एक टीम गेम है। क्या सच में ऐसा है कि 10 करोड़ लोग पेशेंट हैं? 50% ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में बीमारी पनप रही है, क्योंकि डायबिटीज जब किसी के शरीर में पनप रही होती है तो उसको सिम्टम ही नहीं आते। कि एक पेशेंट को पता चलता है मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई है, वो फिजिशियंस के पास जाते हैं, उनके टैबलेट के डोजेस बढ़ते रहते हैं और इसीलिए उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। कि मेडिसिन देकर अगर क्योर हो रही है तो फिर मेडिसिन की डोज क्यों बढ़ रही है? लेकिन 100% दवाइयों पर डिपेंडेंट होना ये खतरे वाली बात है। तो अगर आप कोई भी पैक्ड फूड उठाएंगे तो वहाँ पर वो कोड वर्ड लिखेंगे जो आम आदमी पढ़ नहीं सकता, INS117, INS456, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आप ये पाएंगे सब कचड़ा है और ये सब स्लो पॉइजन है। तो आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करने वाले हैं? MBA की डिग्री हो गई, IIT में एग्जाम लेने के बाद भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा तो सुसाइड कर ले रहा है। उनको मालूम ही नहीं कि खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कि सुबह जब वो टेस्ट करते हैं तो 104 105 के आसपास आती है, ठीक है। खाना खाने के 2 घंटे बाद जब चेक करते हैं तो वो 250 250 तक चली जाती है। जिसको वो नॉर्मल खाना समझ रहे हैं उस खाने के अंदर कोई ना कोई ब्लंडर मिस्टेक तो पैकेट पर लिख देना चाहिए, इट इज 8 टाइम मोर डेंजरस देन अल्कोहल एंड सिगरेट। आज मेरे साथ हैं अनूप गुप्ता जी। आपको मालूम है 140 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, और उसी भारत में जो योग की धरती कहा जाता है, हर 10 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक का पेशेंट है, या वो प्री डायबिटिक है या वो टाइप 2 या टाइप 1 का पेशेंट है। और इसका इम्पैक्ट आपकी खाली हेल्थ पे नहीं पड़ता है दोस्त, आपकी पॉकेट पे भी पड़ता है। और सबसे जो बुरी बात है, जो सबसे दुखद बात है, वो खाली पॉकेट पे नहीं पड़ता है, गलती से आप अपना DNA भी डेप्लिसिट कर रहे हैं। कान खड़े हो गए ना? मैं वापस बताता हूं क्यों बोल रहा हूं मैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है? क्या आपके घर में किसी को डायबिटिक है? मतलब अगर आप किसी भी गलती की वजह से आप ये बीमारी अंदर लेके बैठ गए हो तो आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे दी है। और मैं जानता हूं आप ये गलती नहीं करना चाहते, इसलिए आज जो हमारे गेस्ट हैं जो डायबिटिक रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, उसको लेके मिथ्स क्या हैं, क्या ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है या लाइफस्टाइल है, क्या जो भी है, हम इसे लेमन लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझने की। आज मेरे साथ हैं अनूप गुप्ता जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच विकास जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सच में ऐसा है कि मतलब हमारे यहाँ पे 10 करोड़ लोग पेशेंट हैं? बिल्कुल, और 10 करोड़ तो ये डेटा पे है, मतलब इसके अलावा भी जो अनडायग्नोज्ड हैं जिनकी जांच परख ही नहीं हुई, ये नंबर बहुत ज़्यादा है। ये तो ऑफिशियल डेटा है 10 करोड़ का जो टाइप 2 डायबिटिक हैं, एंड 13.5 करोड़ जो प्री डायबिटिक हैं, मतलब आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं डायबिटीज़ के सर्टिफिकेट लेने की। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 50% ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में बीमारी पनप रही है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर डायबिटीज जब किसी के शरीर में पनप रही होती है तो उसको सिम्टम ही नहीं आते। वो तो मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट को ऑल ऑफ सडन पता चलता है कि हम रूटीन टेस्ट कराने गए थे और जब टेस्ट कराया तो पता चला कि मुझे डायबिटीज़ भी है। रैंडम एक्सीडेंटल डायग्नोसिस जिसे हम बोलते हैं, वैसे पता चल रहा है। ओके सर, आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया टाइप 2। मुझे मतलब हमारी ऑडियंस में ना बहुत सारे ऐसे हैं जो 18 से लेके 35 के बीच में हैं। जी, शायद हमारे लिए वर्ड उतना हम फैमिलियर हैं, लेकिन वो शायद ना हो। टाइप 1, टाइप 2 या प्री डायबिटिक, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। देखिए डायबिटीज़ जो है काफ़ी तरह की वैरायटी है, बट एक जो सबसे कॉमन है उसके बारे में बात करेंगे। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली बच्चों में होती है, जहाँ पर बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक इफेक्ट उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता ही नहीं है, राइट। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, जो बच्चे होते हैं, उनको लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन पर रखा जाता है और कोई दूसरा चारा नहीं है। लाइफस्टाइल, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल और इंसुलिन ही सोल्यूशन उनके लिए। ये होता है टाइप 1। जो आज हम बात कर रहे हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो एडल्ट्स में होती है, मतलब 24-25 साल के ऊपर होती है। और इस टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वो इंसुलिन बॉडी में ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से आपके शुगर के लेवल बड़े होते हैं। दूसरा ये रीजन भी हो सकता है कि इंसुलिन कम मात्रा में बन रहा है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर के लेवल बढ़े रहते हैं। तो ये कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज़। इंसुलिन कम बनना या फिर जो बन रहा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज ना होना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और प्री डायबिटिक क्या होता है? हाँ, प्री डायबिटिक का मतलब ऐसा है कि डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है एज पर अमेरिकन डायबिटीज़ गाइडलाइन, ठीक है, कि अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में रहती है तो आप प्री डायबिटिक हैं, मतलब अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है, राइट। पर आप प्री डायबिटिक हैं, 100 से ऊपर आने लगी आपकी फास्टिंग। और 140 से 199 के बीच में अगर आपकी ब्लड शुगर है खाना खाने के 2 घंटे बाद की, तो आप प्री डायबिटिक है। 200 के ऊपर अगर खाने के बाद की शुगर जाती है तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, मतलब यू आर क्वालिफाइड एज अ डायबिटिक। ओके, ऐसा।
और HbA1c लेवल की बात करें तो 5.7 रहता है, वो हेल्दी रहता है। 5.7 से अबव जब जा रहे होते हैं और 6.4 के बीच में रहता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, 6.4 से अबव जाएंगे तो डायबिटिक। ओके, ये क्राइटेरिया है H1 जिसकी बात करें जो HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर रहता है जी। फेयर इनफ। तो सर ये डायबिटिक शुगर एक ही शब्द है या अलग अलग है? एक ही चीज़ है। डायबिटीज़ हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि डायबिटिक के पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल, जिसे हम ब्लड शुगर बोलते हैं, उसके लेवल लगातार और लंबे समय तक बढ़े रहते हैं। ऐसे नहीं कि नॉर्मल इंसान के शरीर में नहीं बढ़ते, नॉर्मल इंसान के शरीर में ही बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल, लेकिन एक समय के बाद अपनी नॉर्मल रेंज में आता है। ओके। जब ये ब्लड शुगर लगातार और लंबे समय तक ब्लड में बढ़ा रहता है तो ये बॉडी के ऑर्गन्स को, सिस्टम को डैमेज करता है। मतलब रेजिस्टेंस पावर जब कम हो जाती है, जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं हम, वो भी बोल सकते हैं, या हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, राइट, Okay, चीज़ों metabolism. को मैनेज, जो जिस तरह से प्रोसेसिंग होती है हमारे बॉडी की, वहाँ पर कुछ मेल फंक्शनिंग होने लगती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। उसकी वजह से इट्स बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो डायबिटीज़ और अदर मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं। तो आप एज अ मतलब वेलनेस कोच काम कर रहे हैं या एग्जैक्टली मतलब किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं? एज अ वेलनेस कोच का हेल्प कर रहे हैं या न्यूट्रिशन के थ्रू हेल्प कर रहे हैं? कैसे हेल्प कर रहे हैं आप लोगों को? हम काम कर रहे हैं एज अ डायबिटीज़ रिवर्सल। तो बेसिकली आई एम ए डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, और एज अ डायबिटीज़ रिवर्सल कोच जो हमारी अप्रोच है वो एक होलिस्टिक अप्रोच पे हम काम कर रहे हैं। ओके। जनरली आज जो जिस तरीके से डायबिटीज़ को मैनेज किया जा रहा है, मैनेज का मतलब कि एक पेशेंट को पता चलता है मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई है, वो फिजिशियंस के पास जाते हैं, वहाँ पर उनको टैबलेट लिख दी जाती है और हर महीने वो जाते हैं, उनके टैबलेट के डोजेस बढ़ते रहते हैं और उन्हें बोल दिया जाता है कि सुबह घूमने जाना चाहिए, खाने पीने में ये खाना नहीं खाना है, पर ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं कर पा रहे होते और इसीलिए उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज़ जब हमने रियलाइज़ की कि लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, और डायबिटीज़ रिवर्सल जो है वो एक टीम गेम है। यहाँ पर एक डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है जो मेडिकल कंडीशन को देखता है, यहाँ पर एक फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है जो रेगुलर आपको गाइडेंस देता है फिटनेस ट्रेनिंग के ऊपर, फिर आपको एक मेंटल हेल्थ कोच की भी ज़रूरत पड़ती है जो स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल हेल्थ पे काम कर रहा होता है। यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो अप करता है कि आप चीज़ें सही फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो जब इस तरह की एक टीम वर्क है, बेसिकली जब आप इस तरह की एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और टीम के साथ काम करते हैं तो डायबिटीज़ को रिवर्स करना बहुत आसान है। और पिछले 2 सालों में हमने लगभग हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ को रिवर्स कर चुके हैं और आज उनकी दवाइयाँ छूट चुकी हैं। जिनकी दवाइयाँ 10-10, 15-15 साल से दवाइयाँ ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, आज उन मेडिसिन फ्री हो चुके हैं और आज एक स्ट्रेस फ्री, डायबिटीज़ फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सर खैर इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जब आप बोल रहे हैं कि हज़ारों लोगों की, मैं उस पर जरूर पूछूंगा आपसे, लेकिन सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि लोगों को, आपने बोला प्री डायबिटिक हैं जी, और अभी जब आपसे बैक स्टेज भी बात हो रही थी तभी आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटिक होने वाली है या हो। तो मुझे भी याद आ रहा है मेरे घर में जब मेरी मदर को डायबिटिक हुई थी वो जी, तो उनको नहीं पता था, उनके ना इचिंग शुरू हो गई थी यहाँ पर। यस, हाँ, तो क्या पहला सिम्टम इचिंग ही है या ये सबका अलग अलग होगा? हाँ, डायबिटीज़ के बेसिकली कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, राइट। तो सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो होता है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, और अगर यूरिन पे चींटियाँ पहले के ज़माने में जो लगती थी वो एक क्लासिकल सिम्टम है कि भाई इतना शुगर बढ़ गया है कि यूरिन के थ्रू भी निकलने लगा है और यूरिन जाने के बाद वहाँ चींटियाँ लगने लगती हैं। अच्छा, वो जो बाथरूम में चींटियाँ, हाँ, बाथरूम में चींटियाँ, तो ये पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम आता है कि बार बार प्यास लगना, क्योंकि जब आप यूरिनेशन कर रहे हैं तो बार बार प्यास लगेगी। तीसरा है बार बार भूख लगना, आपको खाने के बाद भी 2 घंटे के बाद क्रेविंग्स हो रही हैं और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, राइट। भले ब्लड शुगर 300-400 है, अंदर ग्लूकोज की कमी नहीं है, पर चूंकि हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी बार बार भूख लगती है। ये हो गया। फिर उसके बाद रात को उठना, रात को 2-3 बार 4 बार वॉशरूम के लिए उठना। स्किन के इन्फेक्शन, जैसे आपने बताया, स्किन में इचिंग होना, और जनरली फंगल इन्फेक्शन होता है, बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, ये एक डायबिटीज़ का सिम्टम है। अगर कहीं चोट लग जाती है, देर से घाव भरना, अगर हीलिंग नहीं हो पा रही है, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। ज़्यादातर लोग जो 40s-50s में, जिनको 5-10-15 साल हो चुके हैं, उनके पैरों में चोट लग जाती है कई बारी, और घाव हो जाते हैं। चूँकि डायबिटीज़ अगर 10-15 साल पुरानी हो चुकी है तो हमारी जो नर्व्स हैं, नर्व्स की एंडिंग डैमेज हो जाती है, जिसे बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। मतलब नर्व्स में सेंसेशन खत्म हो जाएगी। आप जनरली ऐसे लोग हैं कि गर्म तवे पे पैर रख देंगे, पता भी नहीं चलेगा, आप पिन भी लगा देंगे तो पता नहीं, मतलब डेड हो चुकी है, वहाँ की सेंसेशन खत्म हो चुकी हैं। ये डायबिटीज़ की बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब आप समझिए ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर सुई चुभ गई है, या कांटा लग गया, पत्थर लग गया, वहाँ पर घाव हो गया। अब वो रूटीन में काम कर रहा है, अचानक पता चलता है कि वहाँ पर घाव फैलने लगा,
वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेज आती है कि हाथ और पैर काटने पड़ते हैं, ज़्यादातर एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। वो सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन होती है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बिल्कुल काला फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो मतलब शुगर की वजह से होता है? 100% शुगर की वजह से। शुगर का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। आंखों की रोशनी चले जाना। अभी लेटेस्ट रिसर्च है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है, कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिनको ये लगता है कि बस मैंने गोली खा ली और मेरी ग्लूकोमीटर पर रीडिंग नॉर्मल आ रही है, एज़ पर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 80% डायबिटिक पेशेंट की जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक से होती है 5 ईयर्स के अंदर। यस, हार्ट अटैक का रीजन डायबिटिक है? डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज़ की वजह से नहीं जाता है, हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ होती है। क्यों? क्योंकि आप जब गोलियां खाते हैं तो एक्चुअली गोली जो टैबलेट लेना है, टैबलेट लेना मतलब हमारे सिम्टम को मास्क कर देना है। टैबलेट का एक अल्टीमेट पर्पज़ होता है कि आप ब्लड सैंपल लें तो आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कम दिखाना। विकास जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेट्स एग्जाम्पल, एक ये तो बेवकूफ बनाने जैसा हो गया। 100%, मतलब एक पेशेंट अपने आप को एक गलत फहमी में रखे हुए है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक पेशेंट है जिसकी ब्लड शुगर लेट्स एग्जांपल 300 है। अब उसे गोली दे दी जाती है। गोली खाने के बाद उसकी शुगर जब वो ग्लूकोमीटर पर टेस्ट करता है, लेट्स एग्जांपल 140 आ गई। अब पेशेंट खुश हो गया कि भाई ग्लूकोमीटर ने रीडिंग कम दिखा दी, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि जो ब्लड में 300 mg ब्लड शुगर थी, ये रीडिंग 140 दिखा रही है, लेकिन बचा हुआ 160 कहाँ गया। सोचने वाला सवाल ये है कि ये गया कहाँ पे, बॉडी ने तो यूटिलाइज नहीं किया। तो बेसिकली यूँ समझें कि ये जो दवाइयाँ हम खाते हैं, इन दवाइयों को बोला जाता है ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग्स। ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग्स का मतलब ये दवाइयाँ कैसे भी करके हमारे जो ब्लड है, इस ब्लड में से शुगर को हटा देती हैं कि भाई जिससे ग्लूकोमीटर पे रीडिंग नॉर्मल आए और पेशेंट को लगे कि मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा शुगर थी जो ब्लड में घूम रही थी, ये हमारे लीवर में, किडनी में, हार्ट में डंप होती रहती है। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट के मल्टीपल ऑर्गन फेलोर होते हैं। शुगर बॉडी से गई नहीं है, वो ब्लड से हटा के आपके डिफरेंट ऑर्गन में डंप कर दी गई ज़बरदस्ती, जिससे कि आपको रीडिंग कम आए। और आपने देखा होगा कि शुरुआत में गोली 500 mg की शुरुआत होती है, महीने 2-4 महीने के बाद बॉडी में रेसिस्टेंस आ जाता है, फिर आपके टैबलेट के डोज बढ़ाए जाते हैं, फिर एक टैबलेट होती है, फिर उसके साथ में दूसरी टैबलेट और तीसरी टैबलेट, और एक कारवा चलता रहता है। 5-10 साल के बाद फिर आपको बोला जाता है कि भाई बॉडी में अब इंसुलिन ही नहीं बनना, क्योंकि पैंक्रियाज थक चुका है, इतना इंसुलिन बना लिया है, तो अब आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। और ये और ख़तरनाक सिचुएशन होती है जी। एक पूरी यात्रा है डायबिटिक पेशेंट की, और ये मैंने अपने घर में ही, मेरे नाना जी हुआ करते थे, उनके साथ मैंने देखा है। बहुत पेनफुल है सर ये। ये तो मतलब मेडिसिन तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप जैसा लग रहा है मुझे तो, जो आपकी बात से महसूस हो रहा है कि अगर मेडिसिन लेकर, ये तो दिमाग में कई बार आता है कि मेडिसिन देकर अगर क्योर हो रही है तो फिर मेडिसिन की डोज क्यों बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आता था। एग्जैक्टली, मतलब ये कॉमन सेंस है। एक आम इंसान को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं जो इलाज ले रहा हूँ, कोई भी जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है तो आपको एक टैबलेट दे दी जाती है, 2-4-5 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। पर ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी हो, ये तो मतलब एक ऐसा नेटफ्लिक्स का रिचार्ज जैसा है कि आप एक बार अंदर आ गए सिस्टम में तो आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मतलब पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आप एक बार खाना नहीं खाएं चलेगा, लेकिन दवाइयाँ टाइम से खाना है। मतलब दे आर कंडीशन लाइक दिस। तो इसको मैं बोलता हूँ कि काइंड ऑफ एक 3D तो चाहे अगर मेडिसिन नहीं लें तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा फिर? मेडिसिन इसलिए लेना होता है क्योंकि इमीडिएट कंट्रोल करना है, राइट। क्योंकि ब्लड शुगर अगर बढ़ी रहेगी तो वो डैमेज करेगी, और ज़्यादा डैमेज करेगी। तो मतलब होता है कि 100% डैमेज से ना सही अगर 50% में, इट्स काइंड ऑफ नेगोशिएशन कि भाई चलो कुछ देर के लिए तो कंट्रोल है, लेकिन 100% दवाइयों पर डिपेंडेंट होना ये खतरे वाली बात है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। रियल सोल्यूशन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि यूँ समझिए, हमें अगर रूट कॉज समझें डायबिटीज़ का, तो ये बीमारी होती है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। तो जो कॉज है, अगर हम वही कॉज पे काम करेंगे, ये 5 चीज़ों की 5 एलिमेंट्स पे काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल की, और उस लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं हम दवाइयों से। तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे आपने फंगस की बात करी, फंगल इन्फेक्शन जी। फंगल इन्फेक्शन क्या ये बाद में, यही फंगल इन्फेक्शन बाद में क्या कैंसर में कन्वर्ट होता है? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये अगर प्राइवेट पार्ट्स में होता है तो बहुत लेटेस्ट स्टेज पे पता लगता है, ये क्या बढ़ जाता है आगे जाके? नहीं, फंगल इन्फेक्शन इतना एसेस तो कैंसर के लिए मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल है। पर हाँ, मतलब वो इन्फेक्शन बना रहेगा, और फिर बिकॉज ऑफ इचिंग करते हैं वहाँ पर एक अनवांटेड ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इट मे कॉज कैंसर, बट कोई ऐसी बहुत बड़ी ऐसी एविडेंस नहीं है ऐसा।
तो ये शुरुआत यहाँ मतलब इसी सिम्टम से पता लग जाता है कि अगर आपको ऐसे कुछ इन सिम्टम्स आ रहे हैं कि बार बार यूरिन जा रहे हैं, वहाँ चींटियाँ आ रही हैं या फिर इचिंग बहुत हो रही है। क्या वीकनेस भी इसी का पार्ट है? वीकनेस मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि जो एक सबसे क्लासिकल सिम्टम्स है जो जनरली यंग एडल्ट्स को लगता है जो प्री डायबिटिक रहते हैं, कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपके एनर्जी लेवल कम लगते हैं, अगर आप दिन भर थके हुए रहते हैं और खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको भूख लगती है, ड्राउजीनेस लगती है, मतलब आपके एनर्जी स्टेमिना कम है, विटिलिटी कम हो रही है, ये एक है आपका सिम्टम, राइट। यू फीलिंग एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस आ रहा है आपको, यू फील इरिटेटेड, राइट, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है बॉडी में ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स इनिशिएट होने के, राइट। तो ये भी एक सिम्टम है। एक और क्लासिकल सिम्टम है जो आप देख के पता कर सकते हैं, देख के बिना ब्लड टेस्ट किए भी पता कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो रही है या होने वाली है। और वो सिम्टम क्या है कि आपने देखा होगा जो थोड़े से ओबीस लोग रहते हैं जिनका वजन बढ़ा रहता है 10-20 किलो, उनके यहाँ माथे पर, यहाँ पर चीक पर, राइट, डार्क ब्राउन कलर के पैचेस देखे होंगे, राइट। ये जो डार्क यहाँ पर और इधर देखेंगे, नकल्स पे देखेंगे, राइट, या कोहनी पे देखेंगे। और सबसे क्लासिकल सिम्टम है गर्दन पर, अगर पीछे देखें गर्दन, मोटी गर्दन रहती है और ब्राउन कलर के फोल्ड दिखाई देते हैं, मतलब ऐसी टेनिंग जैसी हो जाती है स्किन की। इसको हम बोलते हैं एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस टेक्निकल टर्म में। और ये सिम्टम है बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस का, मतलब डायबिटीज़ होने की इनिशियल स्टेज होती है और ये स्किन पे सिम्टम दिखने लगते हैं। और लोग इसे समझते हैं कि ये स्किन की कोई डार्कनिंग हो गई है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसका इलाज करवा रहे होते हैं। लेकिन ये आपकी बॉडी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई साहब सुधर जाइए, समझ जाइए, डायबिटीज़ बिल्कुल वर्ज पे है, बिल्कुल पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो क्या ये बच्चों में भी होता है? बच्चों में नहीं होता है, ये बच्चों में नहीं, एडल्ट्स में होगा तभी जब ओबेसिटी के साथ होगा, तो एक्सट्रीम ओबेसिटी, हाँ, मेजोरिटी ऑफ देखेंगे ओबेसिटी कोई होगा तो उसको नहीं होगा, थिन में कमी देखे जाते हैं। पर ज़्यादातर डायबिटीज़ का और मोटापे का बहुत ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल बहन भाई जैसे हैं। और आजकल एक नया टर्म दिया जाता है डायबेसिटी, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी इज इक्वल टू डायबेसिटी, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी, यस, क्योंकि मोर देन 95% केसेस में डायबिटीज़ की जो इनिशियल स्टेज है आपका वेट गेन होना, शुरुआत में वेट गेन होता है, फैट गेन होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बनता है, और उस समय भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो फिर डायबिटीज़ नाम की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और डायबिटीज़ के पेशेंट जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपना वेट लॉस नहीं कर रहे होते। लेकिन मेरे तो आसपास जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ उनका वजन बहुत कम हुआ है डायबिटिक होने के बाद। एग्जैक्टली, ये सेकेंड केस है। डायबिटीज़ होने के लिए वेट बढ़ता है, जब आप ओबेसिटी है, आपको वजन बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़ होगी। लेकिन एक बार जब डायबिटीज़ हो जाती है और सीवियर डायबिटीज़ होती है तो ऑल ऑफ सडन वेट लॉस होता है, फिर वो डायबिटीज़ होने के बाद होता है। जब बोलते हैं टांगे पतली हो गई, हाँ, तब जब होता है, जब बॉडी में बहुत एक्सट्रीम लेवल की 300-400 ब्लड शुगर जा रही है, मतलब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, तब बॉडी को और अंदर से मतलब डैमेज करना शुरू कर देती है, तब ऑल ऑफ सडन वेट लॉस होता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, और ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ये तो वैसा हो गया जो आजकल हर घर में डायबिटिक को बहुत नॉर्मल लिया जाता है कि हाँ ठीक है शुगर ही तो हुई है। हाँ, मतलब उन्हें ये लगता है कि डायबिटीज़ हो गई, अब कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खानी है और बस, जैसे शर्मा जी वर्मा जी गोली खा के निकल जाते हैं ऑफिस, वैसे मैंने भी खानी है। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड एक्चुअली, बट उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो धीरे धीरे एक किस ओर बढ़ रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को कितना डैमेज करने वाले हैं, राइट। लीवर डैमेज होने वाला है, आईसाइट जाने वाली है, किडनी डैमेज होने वाला है। और ये जो कॉस्ट है, मतलब एक एवरेज 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा है एक इंसान को पूरी डायबिटीज़ की जर्नी में। इतना पैसा, वो जो पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए रखा हुआ है, एक मेडिकल इमरजेंसी में निपट जाता है। 40-50 लाख रुपए, मतलब आपने सर एक वर्ड यूज़ किया था अभी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जी जी, अल्कोहलिक, ये क्या है एग्जैक्टली? मतलब फैटी लीवर तो सबका आजकल होता है नॉर्मली जब सुनते हैं हम। देखिए, फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये दो टर्म्स हैं। आज से 20-30 साल पहले अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं और फैटी लीवर निकला है तो पहले ही सवाल करते थे कि सर सैटरडे संडे को 1-2 पैक लेते हैं क्या आप? क्योंकि पहले ये माना जाता था फैटी लीवर का मतलब आप अल्कोहल लेते होंगे तभी फैटी लीवर होता हो। लेकिन आज की डेट में आपको अल्कोहल लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना अल्कोहल लिए आज इंडिया में रिपोर्ट है 30-40% यंग एडल्ट 30 साल के ऊपर के उनके फैटी लीवर हैं। अगर गलती से अल्ट्रासाउंड करा दी जाए, सोनोग्राफी करा दी जाए तो फैटी लीवर निकलने वाला है। अब ये फैटी लिवर होता क्यों है, इसका मैं साइंस आपको बताता हूँ। ये फैटी लिवर का नंबर 1 रीज़न है हमारी प्यारी सी चीनी जो शुगर हम खाते हैं, रिफाइंड चीनी हम खाते हैं। और चीनी दिखने में चीनी नहीं,
ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी है डायबिटिक पेशेंट को या नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को कि नहीं मैं रिफाइंड चीनी तो नहीं खा रहा हूँ, दोनों बिना चीनी वाली चाय पी रहा हूँ, लेकिन जो बिस्किट आप खा रहे हैं उस बिस्किट में उससे भी खतरनाक स्लो पॉइजन डाला हुआ है जिसका नाम है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न कॉर्न सिरप कोई भी पैक्ड फूड आप उठा के देखेंगे उसके लेवल पे लिखा रहता है। अब उन्होंने क्या बड़े बड़े स्मार्ट नेम बना लिए, कोड वर्ड में लिखते हैं। अगर आप कोई भी पैक्ड फूड उठाएंगे हाँ। तो वहां पर वो कोड वर्ड लिखेंगे जो आम आदमी पढ़ नहीं सकता, INS117 INS456, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आप ये पाएंगे सब कचड़ा है और ये सब स्लो पॉइजन है। तो ऐसी क्या एक चीज़ है जिसको हम देख के पहले ये जाती देखेंगे अगर कोई कोड वर्ड? यस मैं बताने वाला हूँ वही। तो ये जो चीनी है ना, रिफाइंड चीनी है, रिफाइंड जो शुगर हम खाते हैं टेबल शुगर जिसे बोलते हैं, उस शुगर में दो चीज़ें रहती हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। तो हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के लिए ग्लूकोज तो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर रहा होता है। तो शुगर जो रहती है उसमें 50% ग्लूकोज होता है, 50% फ्रक्टोज। तो चीनी आज देखें, चीनी आज हर घर में घुस चुकी है। बच्चे को मतलब बचपन से जन्म से लेके और इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है, हिंदुस्तान में हर सेलिब्रेशन में मिठाई चाहिए, राइट? और एड भी दिखाते हैं खाने के बाद चीज़ है। हाँ, हर खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो चीनी हमारे घरों में इतना एंटर कर चुकी है और वही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में इतनी तेज़ी के साथ में डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ रही हैं। तो ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज हमारी बॉडी की सेल्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं कर पा रहे होते। तो हमारा जो लिवर है, फ्रक्टोज लिवर में जाता है और वहाँ से ये फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और एक समय के बाद ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है। और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर मतलब डायबिटीज़ की शुरुआती अवस्था, प्री डायबिटीज़ देन डायबिटीज़। सर मेरा वापस वहीं से सवाल वही है जी। ऐसा क्या है जो पैक्ड फूड पे जाके देखें उनके कोड में, अगर आप कोड बताना चाहें कि हाँ भाई ये जाती है, पहले अगर उन्होंने नाम तो लिखा नहीं रिफाइंड शुगर, जी, कुछ और लिखा हो, क्या कोड हम जाके चेक कर सकते हैं एज ए लेमैन? एक चीज़ मैं बताऊं, कोई भी पैक्ड फूड है वो खाने लायक नहीं है। अगर कोई भी खाना पैकेट के अंदर बंद कर दिया है तो वो खाना बचा ही नहीं है, इट इज़ एज गुड एज डेड। तो फिर ये जो आटा आ रहा है जो पिसा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल इट इज़ एज गुड एज डेड। क्योंकि आप सोचें, आपने कभी सोचा है कि घर पे अगर आप रोटी बनाते हैं और आज रखने के बाद 2 दिन बाद खाएं तो उसमें फंगस लग जाती, खराब हो जाती है। और जो बिस्किट बनाए गए हैं उनमें कोई तो ऐसा प्रिजर्वेटिव डाला गया होगा कि 6-6 महीने के 1 साल तक खराब नहीं होते। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यस, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर पाम ऑयल डाला जाता है, उसके अंदर सोडियम डाला जाता है जो जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक होता है। सोडियम जैसे सॉल्ट भी आता है, मतलब फ्लेवरिंग भी बढ़ती है और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। तो जितने भी एडिटिव्स हैं, कोई भी पैक्ड फूड बनाने के लिए आपको ये प्रिजर्वेटिव एडिटिव डालने ही पड़ेंगे क्योंकि कमर्शलाइजेशन करना है। तो पॉइंट अगर ये कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो हम सबसे पहला थंब रूल है, अवॉइड पैक्ड एंड प्रोसेस फूड। दिस इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन दैट वी गिव टू द पेशेंट्स। ओके। और ये जो आजकल जो नया ट्रेंड चला है कि आप चीनी मत खाओ, देसी खांड खा लो, तो क्या ये मतलब ये सब कज़न ब्रदर एंड सिस्टर हैं। मतलब देसी खांड, मिश्री, चीनी, अगर नॉर्मल आप इंडिविजुअल हैं तो चीनी की जगह देसी खांड एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके लिए। स्टीविया आता है, मीठी तुलसी जो होती है स्टीविया, वो आप एज ए स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल चीनी से 500 गुना मीठा होता है लेकिन 0 कैलोरी होता है। और मीठी तुलसी एक आयुर्वेदिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, तो एक अच्छे ब्रांड का आप मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। सारे डायबिटिक पेशेंट्स को मीठा बंद कर देना चाहिए? डायबिटिक के एक नॉर्मल पर्सन को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बंद करेंगे तो आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं आप डायबिटीज़ की। तो सर लाइफ में मीठा तो चाहिए ना? नहीं चाहिए? बिल्कुल मीठा चाहिए, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट है ना हमारे पास। क्या? नेचर ने बनाए हैं फ्रूट्स। आप खाइए ना फ्रूट्स, एक एप्पल खाइए, आपको बिल्कुल मीठा मिलेगा। रिफाइंड चीनी नहीं खानी है, जिससे कुदरत ने, नेचर ने जिस जो फॉर्म में मीठा दिया है आप खाएं ना, भरपेट खाएं, आप पपाया खाएं, फ्रूट्स खाएं, आप डेट्स खाएं, रेजिन्स खाएं, नो प्रॉब्लम। और ये आजकल तो क्या, जैसे मेरे घर में भी है, वी आर पंजाबीज, तो हमारे यहाँ पे तो जैसे मतलब ऑलमोस्ट हर इंडियन के घर पे होता है खाना खाने के बाद मीठा खाना है। व्हाट एग्जैक्टली ये क्रेविंग है या ये मतलब बिकॉज ऑफ शुगर है, या ये क्या लाइफस्टाइल का इशू है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? एक्चुअली में जैसे हमारे यहाँ पर हमने एक एल्कोहल के ऊपर लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये ऑफिशियली और सामाजिक स्तर पे भी इन्हें हम बुरा मानते हैं। लेकिन विकास जी, मैं आपको बताऊं कि साइंटिफिक रिसर्च है, जो चीनी है कोकीन और मॉर्फिन से 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव होती है। कोकीन और मॉर्फिन से भी 8 टाइम्स मोर एडिक्टिव होती है, क्लिनिकली प्रूवन है। क्योंकि जो किक मिलती है ना, बेसिकली हमें जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है वो डोपामिन रिलीज की वजह से आती है। तो जब आप चीनी खाते हैं तो हमारे ब्रेन में जो प्लेजर सेंटर होता है वहाँ से हैप्पीनेस हार्मोन निकलता है, डोपामिन, देन दैट्स व्हाई यू फील गुड।
तो आपने देखा होगा जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है, ठीक है, तो पहले उसे एक सिगरेट में अच्छा लगता है, फिर कुछ समय के बाद उसे 2 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रिसेप्टर में रेसिस्टेंस आने लगती है। एक सर्टेन लेवल के बाद डोजेस बढ़ता जाता है सेम लेवल की किक एक्सपीरियंस करने के लिए। मतलब चीनी एल्कोहल में सिगरेट में कोई फर्क नहीं है, बस हमने एल्कोहल और सिगरेट पे लेवल लगा रखा हुआ है, चीनी पे लेवल नहीं लगाया हुआ है। अगर मेरे से कोई बोले हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिफॉर्म करना है तो पैकेट पर लिख देना चाहिए, इट इज़ 8 टाइम मोर डेंजरस देन एल्कोहल एंड सिगरेट। मतलब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर ये एजुकेट करना बचपन से बच्चों को हेल्थ के बारे में और एक ज़िंदगी कैसे जीना है, राइट, एक अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग की ये फंडामेंटल्स हमारे सिस्टम में मिसिंग है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा दिया, MBA की डिग्री हो गई, IIT में एग्जाम लेने के बाद भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा तो सुसाइड कर ले रहा है। रीजन बीइंग दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस। उनको मालूम ही नहीं कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल है। तो एक एजुकेशन लेवल पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। दूसरा, पैक्ड फूड इंडस्ट्री। बर्गर पिज़्ज़ा पे आप जो GST 18% है, मैं तो बोला 100% टैक्स लगा दीजिए, इतना महंगा कर दीजिए चीनी और पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, कि आम आदमी खरीद ना पाए। सस्ता करें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्ता कर दें, सब्सिडाइज कर दें, जिससे हर आदमी उसे अफोर्ड कर सके, ले सके। और मेरा तो विजन है, मिशन है, डायबिटीज़ फ्री इंडिया। मतलब जैसे पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया वैसे डायबिटीज़ इरेडिकेशन प्रोग्राम चलना चाहिए, राइट। क्या बात है सर, भगवान आपके इस मिशन को जल्दी कामयाब करे, ये हमारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल आपसे वापस वहीं आ जाऊँगा। डायबिटिक को बोला जाता है, शुरू से हम तो सुनते आए हैं कि कभी मतलब रिवर्स नहीं होता, और आप बोल रहे हैं कि मैं डायबिटिक रिवर्स प्रोग्राम चला रहा हूँ। जी, तो यानी कि या तो आप साइंस के खिलाफ बोल रहे हैं या साइंस ने मैं गलत बताया, दोनों में से एक चीज़ होगी। चलिए, तो साइंस की बात अगर समझें, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, रिवर्सल का मतलब हम समझते हैं, राइट। और 2 शब्द होते हैं, एक होता है क्योर। क्योर का मतलब जैसे कोई फीवर आया, दवाई ले ली, क्योर हो गया, मतलब ठीक है। अब वापस आएगा जब कोई सिचुएशन होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर वो क्योर हो जाएगा। क्योर इज समथिंग कि वो हमेशा के लिए ठीक हो चुकी है, राइट। तो डायबिटीज एक परिस्थिति है, बेसिकली डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, पहली बात तो बता दूं। डायबिटीज को बीमारी बनाया गया है, डायबिटीज एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज इज जस्ट अ सिचुएशन, मतलब एक परिस्थिति है जहां पर आपके ब्लड में शुगर के लेवल बढ़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन है एंड दैट कैन बी कंट्रोल्ड, और उस सिचुएशन को हम वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में लेके आ सकते हैं, ओके, राइट। तो अब डायबिटीज रिवर्सिबल है, और इसका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज कॉल्ड रेमिशन, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है या जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी जो बोलती है रेमिशन। रेमिशन का मतलब ये है कि लेट्स एग्जांपल, आज एक डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी शुगर 300 है, दवाइयाँ चल रही हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो उसका HbA1c नॉर्मल आ जाएगा, उसकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा, प्रोवाइडेड वो एक सही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। लेकिन 6 महीने 1 साल के बाद अगर वो दोबारा से वही गलतियां दोहराना शुरू कर देता है, फिर शुगर बढ़ जाएगी। इसका मतलब मैं इसे क्योर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक सही लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे तो आप ज़िंदगी भर आप डायबिटीज़ की दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब मेडिसिन बंद हो जाती है? 100% बंद हो जाती है। इंसुलिन बंद हो जाते हैं। इंसुलिन भी बंद हो जाता है? बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो सारा खाना पीना छुड़वा देते हो आप? बिल्कुल नहीं छुड़वाते हैं। घर का दाल चावल सब्जी रोटी खाते हुए आसानी से, बिना कोई फैट डाइट, बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते हुए आसानी से हंसते खेलते लोग डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं, और यही हमारे प्रोग्राम की खूबी है। सर, एक मैंने सुना था कि गेहूं के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है, तो गेहूं नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी है? देखिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है आज मार्केट में। कोई बोलता है चावल नहीं खाने चाहिए, कोई बोलता है गेहूँ नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम खाने में नहीं है, खाने को समझने में। हमने खाने को समझा ही नहीं कि एक्चुअल में खाने में क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए जिससे हमारी शुगर बढ़ती है। अगर ये समझ आ जाए हमें तो फिर मैनेज करना बहुत आसान है। तो रही बात अगर गेहूं की, तो गेहूं आज से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब जो गेहूं की वैरायटी होती थी तो हमारा देसी गेहूं होता था, राइट। आज गेहूं को जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया गया है और उसमें जो ग्लूटेन है, राइट, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है, ठीक है। और आज हमारा देखा है नॉर्थ इंडिया का, सेंट्रल इंडिया का स्टेपल फूड गेहूं की रोटी है, साउथ में जाते तो चावल है, राइट। तो रोटी खाना बंद नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हैक है। गेहूं की रोटी खा सकते हैं आप, पर मैं ये बताता हूँ कि आप 30% आटा कर दें, गेहूं कर दें, 40-50% उसमें बेसन डाल दें, और उसमें जो अभी सीजन चल रहा है भाजी, मेथी की भाजी, पालक की भाजी, कोई भी भाजी ऐड कर दीजिए। बेहतरीन, अलग अलग दिन अलग अलग वैरायटी की आप रोटी खा सकते हैं। तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, जो गेहूं का कंटेंट कम हो गया वो भी हो जाएगा। फिर आता है मिलेट्स, ज्वार और बाजरे की रोटी। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। मतलब ऐसा नहीं कि गेहूं हमेशा बंद कर देना है, बट उसका कंसंट्रेशन, कंजप्शन कम करके
और उसके साथ में फाइबर या प्रोटीन रिच फूड ऐड करके हम उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। Okay. मैं ये मतलब मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि मेरा काम भी काउंसलिंग का है, तो हम लोग ब्रेन परफॉर्मेंस पे वर्क करते हैं। तो जब नॉर्मली हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम ये फोकस करते हैं कि उसका ब्रेन किस तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन आपके से जब बात कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है अगर कोई प्री डायबिटिक भी है जी, तो या तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है जी, या एनर्जी लेने के लिए वो किसी ना किसी एक हैबिट पे डिपेंडेंट है, चाहे वो शुगर की है, चाहे अल्कोहल की है, चाहे किसी भी तरह की है। बिल्कुल। तो यानी कि उसकी वर्क परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है। 100% मतलब परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फ़र्क पड़ता है डायबिटिक और प्री डायबिटिक की। और जो बार बार जो चाय कॉफ़ी की हमें ज़रूरत पड़ती है ना किक, बिकॉज अब हमारा एनर्जी लेवल कम होता है, दैट्स वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज स्टिमुलेंट्स। ओके, तो अगर इसको इस तरह समझें कि अगर मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है तो कुल मिला के इसी वजह से इसका एंजाइटी इसी वजह से क्रिएट होती है या एंजाइटी की वजह से इस पे फर्क पड़ता है? दोनों चीज़ें अलग अलग है। मेरा सवाल ये है, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, एंजाइटी की वजह से शुगर होता है या हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, एनर्जी हाई मतलब बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, इसलिए एंजाइटी हो जाती है, तो इसलिए शुगर होती है? बोथ आर इंटरकनेक्टेड, लेकिन अगर प्राइमरली देखूं तो स्ट्रेस और एंजाइटी ही आपके बॉडी में ब्लड शुगर को शूट अप करती है। कैसे करती है समझते हैं। बेसिकली आज 70 to 80% जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स हैं, नेक्स्ट लेवल के स्ट्रेस लेवल हैं। दैट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की। अब स्ट्रेस जब किसी की ज़िंदगी में होता है, स्ट्रेस इज बेसिकली हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू कोप अप, राइट। किसी भी ऐसी टफ सिचुएशन है या अनवांटेड सिचुएशन से निपटने के लिए, इसको सरल भाषा में समझें, लेट्स एग्जांपल अभी हम बैठे हुए हैं और अचानक से एक टाइगर आपके सामने आ जाए, तो विकास जी अभी कैसा महसूस करेंगे आप? ऑब्वियसली फटेगी। बिल्कुल, मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, हाथ पैर से पसीना छूटने लगा। पॉइंट इज दैट कि जब भी आपकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, तो आपके बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। मतलब 3F रिस्पॉन्स होता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। मतलब टाइगर आपके सामने आया तो पहला ऑप्शन आपके पास आएगा मैं फाइट करूं, तो आप इंटेलिजेंट है, बोली मार तो सकता नहीं हूं, तो दूसरा ऑप्शन आएगा जान बचा के भागो। तो अब समझिएगा, यहां से मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में जब स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है। अब ह्यूमन बीइंग की जो प्राइमरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन ब्रेन की, दैट इज सेफ्टी एंड सर्वाइवल। इन एनी एनवायरमेंट आई नीड टू कीप माई सेल्फ सेफ। तो अब इस सिचुएशन में टाइगर सामने खड़ा हुआ है और मुझे जिंदा रहना है, तो अंदर से एक इमरजेंसी घंटी बजने लगेगी, भाई जान बचा के भागना है। अब आप समझिए आपको भागना है, तो भागने के लिए क्या करेगी आपकी बॉडी? सबसे पहले हमारे बॉडी में एक हार्मोन आता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, वो रिलीज होता है। ये हार्मोन क्या करेगा? सबसे पहले आपके हार्ट की पंपिंग बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई चाहिए पूरी बॉडी को। आपकी जो पेट में जो ब्लड सप्लाई थी ये हट जाएगी और आपके हाथ पैरों में सप्लाई चली जाएगी, क्योंकि आपको भागने के लिए हाथों पैरों में एनर्जी चाहिए, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, राइट। दूसरी, खून की नलियां जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी, जिससे ब्लड एंड लेवल तक पहुंचे, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, राइट। दूसरा, सांस तेज चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए भागने के लिए, तो बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है, टाइगर है, बचना है, तो ब्रीदिंग तेज होने लगेगी, पैल्पिटेशन हो जाएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे बॉडी में ना एक स्टोर हाउस होता है शुगर का। कुछ शुगर इमरजेंसी के लिए हमारे लिवर में स्टोर रहती है और कुछ मांसपेशियों में। तो आपने देखा होगा कि मान के चलिए आज आपने ब्रेकफास्ट किया, 24 घंटे नहीं भी खाते तो आप सस्टेन करते हैं, जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड शुगर है लिवर में, मसल्स में, वो हमारे बॉडी को मिलती रहती है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है कि आप स्ट्रेस है आपके सामने, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो आपके ब्लड में बेवजह ये जो शुगर है ना ये डंप होना शुरू हो जाएगी, लिवर से और मसल से ब्लड में आना शुरू हो जाएगी। अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो आपके ब्लड शुगर लेवल शूट अप होना शुरू हो जाएंगे। ओके, दिस इज द रीजन। ये हार्मोन की वजह से हो रहा है, इंटरनल चेंज, और हमें मालूम ही नहीं है। प्लस आपका जो बॉडी में स्वेटिंग आने लगेगी। क्यों आने लगेगी? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, तो पर्सपिरेशन होने लगेगा। तो कोई भी टफ थ्रेटफुल सिचुएशन को देख के हमारे बॉडी में ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, इसे बोलते हैं F3 मोड हमारा ऑन हो जाता है। ओके। अब यहाँ तो मैंने बात करी टाइगर की, ये हमारे बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम लाखों करोड़ों साल पहले जंगलों में रहते थे तो हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी थी उस ज़माने में हमारे लिए, लेकिन आज हमारे सामने कोई टाइगर नहीं है। लेकिन ऐसे टाइगर जैसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, वो हो सकता है किसी के लिए फैमिली के हस्बैंड हो सकता है, किसी के लिए स्पाउस हो सकती है, किसी के लिए बॉस हो सकता है, किसी के लिए उसके बच्चे हो सकते हैं कि मेरा कहना नहीं मानना है, किसी के लिए काम वाली बाई कमला हो सकती है कि तुम्हें 10 बजे आना चाहिए, 10:15 पे क्यों आए।
बहुत सारे लोग तो ट्रैफिक में ही स्ट्रेस में जाते हैं कि ये ट्रैफिक कब जाएगा, आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, राइट। कोई भी ऐसी सिचुएशन में, मतलब हमारी लाइफ के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, वो इस बटन को ऑन कर देती है, F3 मोड ऑन कर देती है, और हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे खतरनाक चेंजेस होने लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं कि सर मैंने चीनी वाली चाय छोड़ दी है, मैं मीठा भी नहीं खा रहा हूँ, मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, पर फिर भी मेरी सुबह की ब्लड शुगर बढ़ी हुई निकली है। क्या रीज़न है? नंबर 1 रीज़न, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस आप ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। आपको ब्लड टेस्ट में एंड रिजल्ट पता चलता है, बट अंडरलाइंग जो कॉज है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, वो आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। और दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं आ रही, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों की लाइफ में, और इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस वाला व्यक्ति, जैसे जितना मैं जानता हूँ, वो मानता भी नहीं कि वो स्ट्रेस में है। एग्जैक्टली, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग इज फाइन। यस सर, इसका फ़र्क होता है क्या? किसी की अगर फास्टिंग शुगर जी सही आ रही है, राइट, सही का मतलब आफ्टर मेडिसिन, आफ्टर मेडिकेशन, हाँ, लेकिन फूड के बाद उसकी शूट अप हो जाती है, जी जी, तो ऐसा कोई रीज़न भी है क्या इसका? ऐसा क्या रीज़न होगा इसके पीछे? डेफिनेटली खाने पीने में, मतलब अगर जैसे नॉर्मल मैं तो मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं उनको देख के बोल रहा हूँ कि उनकी सुबह जब वो टेस्ट करते हैं तो 104 105 के आसपास आती है। ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद जब चेक करते हैं तो वो 250 250 तक चली जाती है, जबकि उसको 160 के आसपास आना चाहिए था, 140 के अंदर रहना चाहिए। उसका रीज़न है कि जो उन्होंने खाना लिया है और जिसको वो नॉर्मल खाना समझ रहे हैं, उस खाने के अंदर कोई ना कोई ब्लंडर मिस्टेक है। रोटी सब्जी नॉर्मली जो खाते हैं, यही तो सबसे बड़ी भूल है हमारी, कि जिस खाने को हम खाना समझ रहे हैं डायबिटीज़ का, एक्चुअल में वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। खाने को डेफिनेशन में बताता हूँ खाने को लेके, क्योंकि डायबिटीज़ का टॉपिक और खाने की बात ज़रूर करना चाहिए। तो खाने को लेके 4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, आप क्या खाते हैं वो मैटर करता है। क्या खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे खाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कब खाते हैं ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस खाने को कैसे पकाया जा रहा है, दीज आर द 4 एलिमेंट, ये डिसाइड करते हैं कि वो खाना आपके लिए सेहतमंद होगा या आपके लिए बॉडी को नुकसान करने वाला है। क्या करना चाहिए थोड़ा सा बताओ सर। तो अब बात आती है क्या खाते हैं। तो खाने को लेके लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ है कि सर कोई डाइट प्लान बता दीजिए। मैं बोलता हूँ कि आज से 50-40 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग जीते थे ना कोई कैलोरी काउंटर था, ना कोई एप्पल की फिटनेस वॉच होती थी, कुछ नहीं था, फिर भी बिंदास 80-90 साल तक जीते थे और फिट थे। तो फंडामेंटल चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। ना तो हमें कैलोरी काउंटिंग की, ना लो कैलोरी डाइट, ना नो कार्ब डाइट, ये अंग्रेजों के बता ना चोचले या कुछ फंडेबाजी है, मार्केटिंग गिमिक्स हैं। हमें समझना पड़ेगा जो हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति थी, जिस तरीके से हमारे पूर्वज एक बहुत ही अच्छे तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे, वो लाइफस्टाइल अगर हमने जीने शुरू कर दी तो हम ऑल सॉर्टेड हैं। कोई फैंसी गैजेट्स, कोई टेक्निकल चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, ये काम करता है सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से। हमारी जो बॉडी की सेटिंग है, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम्स। तो उससे हमें ट्यून करने की ज़रूरत है। अब हम लोग बोलते हैं हम घर का खाना खाते हैं, तो घर पे जो आप खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, तो टेक्निकली हम समझें, जब भी आज आप कोई हरी सब्जी लेके आए, लेट्स एग्जाम्पल लौकी तोरई जो भी लेके आए, जैसे ही आप उस सब्जी को पकाते हैं, गर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसका 80-90% न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। तो आपको लग तो रहा है मैं करेले, लेकिन डीप फ्राई करके करेले की भुर्जी बना के खा रहे हैं, तो करेला बचा ही नहीं, उसका न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। करेले का जूस पिएंगे तो वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि नेचर ने जैसा दिया, फंडामेंटल सिर्फ इतना सा है कि नेचर ने जिस फॉर्म में कोई चीज़ क्रिएट करके दी है, वो एज इट इज़ फॉर्म में अगर आप इसे ले लेंगे तो 100% बेनिफिट। जितना उसे प्रोसेस करेंगे उसका न्यूट्रिशन क्वांटिटी खत्म होती जाएगी और वो इन्फ्लेमेटरी फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। फल जैसे दिए वैसे फॉर्म में, सब्जियां जैसी दी वैसे फॉर्म में। तो प्रिंसिपल ये है कि हमारी जो थाली की सब्जी है, तो आजकल ट्रेंड ये है कि हम कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं तो सब्जी रोटी सब परस दी जाती है, और छोटा सा एक कॉर्नर होता है ना, एक छोटी वाला ऑप्शनल, वहाँ पर 1-2 पीस ककड़ी के टमाटर के रखे रहते हैं, जो ऑप्शनल है। एक्चुअल में वही रियल फूड है। हम जो मेजर फूड खा रहे हैं वो डेड एक्चुअली में, उससे हमारे बॉडी को मतलब प्राण ऊर्जा नहीं मिलती। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लेट्स एग्जाम्पल जब आप खाना खा लेते हैं तो आपको ड्राउजीनेस आती है। आप पता है क्यों? क्योंकि जो आपने खाना खाया है, उस खाने को पचाने में आपकी 80% बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, दैट्स वाई यू फील डल। लेकिन अगर उसी खाने की जगह आप सलाद खाते हैं और रॉ फूड खाते हैं, रॉ फूड मतलब 50-50%, तो आपकी जो प्लेट है उसमें अगर हम डिवाइड करें, 50% सलाद होनी चाहिए हमारे में और 50% दाल चावल सब्जी रोटी जो है वो, ये फॉर्मूला भर अपना लें तो मैजिक हो सकता है।
तो सब्जी तो सर लेकिन पकानी पड़ेगी ना, जैसे पकानी पड़ती है तो लें, सब्जियों में हरी सब्जियां लें, बट उनको डीप फ्राई ना करें, उनको स्टीम करें और जितना कम हो सके उतना प्रोसेस करें, ठीक है। तो सलाद सबसे मेजर पार्ट है, सलाद की क्वांटिटी हम बढ़ाएं। ये है स्प्राउट जो हैं, ये हमारे ब्रेकफास्ट में हम ले सकते हैं, सलाद हमने ले लिया, राइट। और साबुत फ्रूट, जूस नहीं लेना है। डायबिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे डाइट में फाइबर हम कितना ज़्यादा ले रहे हैं। फाइबर अमृत है हमारे शरीर के लिए। अच्छा, इसलिए डायबिटिक वालों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है क्या? यस यस, 80-90% डायबिटीज पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, इवन नॉट इन डायबिटिक, इवन आम इंसान को भी, क्योंकि अगर हमारे डाइट में फाइबर नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और गट हेल्थ खराब रहेगी तो मेंटल हेल्थ और सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं जो आप जानते ही हैं, वो अफेक्ट करने वाली। तो ये तो हो गया फूड का। फिर बात आती है हमारा सोने की टाइमिंग, राइट। खाने में बात कर रहा था, तो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पार्ट। अब टीवी चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, और आप ज़्यादातर लोगों से जब मैं सर्वे करता हूँ कि आपको खाने में कितना टाइम लगता है, पीपल से 5 मिनट 10 मिनट्स, मतलब मैं उनसे बोलता हूँ कि आपकी मोदी जी से मीटिंग होने वाली है क्या? मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बोलते हैं ना पेट के सवाल है, तो 24 घंटे में से 2 वक्त की रोटी इत्मीनान से तो खाएं कम से कम। तो खाने को जब आप 30-40 मिनट लेके खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते थे खाने को 32 बार चबाना चाहिए। आपने 2-3 बार किया और गप कर लिया। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर पेट पे ग्राइंडर नहीं लगा हुआ है, आपका 70-80% मुंह में काम हो जाना चाहिए, डाइजेशन का पार्ट है। तो खाने को आराम आराम से चबा के खाएं, नो मोबाइल फ़ोन, नो टेलीविज़न, नथिंग। जब आप बैठे हैं तो इत्मीनान से, बड़े सुकून के साथ, शांति के साथ भोजन खाएं। तो ये कैसे खाते बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड आपके सामने रख दूं, लेकिन आप स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आप कोई ऐसा सीरियल देख रहे हैं जहाँ पर मार काट कुछ भी मिल रही, तो आप इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हैं। इसीलिए लोग ओवर ईटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, क्योंकि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। आपके पूरे सेंस इन्वॉल्व नहीं है उस खाने में। तो जब आप देखेंगे, जब आप इत्मीनान से आराम से बैठ के खाएंगे, तो कम खाने में भी पेट भर जाएगा और आपको सेटिस्फैक्शन होगा। तो जो क्रेविंग्स होती है, राइट, या माइंडलेस ईटिंग हम जो कर रहे होते हैं, वो नहीं होगी। तो कैसे खाना हो गया। तीसरा आता है कब खाते हैं। नहीं सर जी, हम तो घर पे ही खाना खाते हैं। अब आप अगर रात को 8 बजे के बाद खाना खा रहे हैं, मतलब आप शरीर पर अत्याचार कर रहे हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी बॉडी जो है, बॉडी का सिस्टम है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारा जो सिस्टम है, ये टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। सुबह जब हम 4-5 बजे उठते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, एक्टिवेट होता है, जठराग्नि जगने लगती है, 10-11 बजे तक पीक पे रहती है, फिर उसके बाद स्लो डाउन होती है। अब जब हमारा पाचन तंत्र, मतलब बॉडी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, अब जब हमारा खाने का जो पाचन वाला डिपार्टमेंट है ये बंद हो गया है, अब उसके बाद अब अमृत डालें, कोई भी अच्छे से अच्छा खाना डालें 9 बजे 10 बजे, मतलब ये खाना बॉडी में पड़ा रहेगा और ये सड़ेगा, गैस बनाएगा, कॉन्स्टिपेशन बनाएगा और तमाम सारी बीमारियां बनाएगा। तो आपने देखा होगा जैन लोगों में शाम को सनसेट से पहले खा लेते हैं। तो सबसे हेल्दी तरीका है कि 7 बजे मैक्सिमम 8 बजे से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। ओके, राइट। तो लेट नाइट डिनर भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और दिन का खाना जो है वो आपका जो 2 बजे 1 बजे लंच होता है, डिनर, मतलब शाम का जो लास्ट मील है 7 to 8 तक, 8 मैक्सिमम में हो जाना चाहिए आपका। ओके। और खाने में, आपके खाने में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ताज़े फल, हरी सब्जियां, राइट, रॉ वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें, वो बहुत अच्छी चीज़ें। लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स आप ऐड करें। जितना ज़्यादा लाइव फूड, मैं से बोलता हूँ कि हमारे भोजन में हमें लाइव फूड ऐड करने की ज़रूरत है। जो हम पका हुआ खाना खाते हैं, जिसको हम खाना समझ, एक्चुअली वो डेड है, कच्चा, मतलब रॉ फॉर्म। हाँ, रॉ फूड, मतलब बैलेंस क्वांटिटी में उसे आप सेमी कुक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, सौते कर सकते हैं, सूप बना सकते हैं, इस तरह से। सर, हमारे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी हैं जो नाइट वर्क करती हैं, जैसे इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, एडिटिंग वाले हैं जो रात को 3-4 बजे तक काम करते हैं जी, या जिनका वर्क ही इंटरनेशनल है तो वो रात को, उनके लिए फिर क्या करें? मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, नेचर किसी को बख्शता नहीं है। इवन इफ यू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, सूर्योदय और सूर्यास्त आपके कहने से नहीं होगा, वो जितने बजे होने वाला उतने बजे होगा। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि बॉस मेरे वर्किंग आवर्स ऑड हैं, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, या मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीमारियाँ आपको नहीं बख्शने वाली। यू हैव टू डिज़ाइन योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू नेचर, एज सिंपल एज दैट। देयर इज़ नो ऑप्शन। अगर आप ऐसी जॉब में है, प्रोफाइल में है, तो बेटर है ऑप्शन तलाशिए, ऐसी प्रोफाइल में काम करें जहाँ पर आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से काम कर पाएँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है। ओके। ऐसी कोई 3 चीज़ें जो एग्जैक्टली जितने भी हमारी जेन ज़ी आ रही हैं, अल्फा जी आ रही हैं जी, या हम लोगों को भी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।
तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि एक अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है ऑसम तो अवॉइड करें प्रोसम। प्रोसम। प्रोसम अच्छा। प्रोसम का मतलब क्या है? पी फॉर पैक्ड फूड, आर फॉर रिफाइंड फूड, रिफाइंड ऑयल, ठीक है। देन ए फॉर एनिमल बेस्ड, नॉन वेज, राइट। ओके। मैं यहाँ पर वेज नॉन वेज या वेजिटेरियन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, राइट। जो नॉन वेज खाते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 1 महीने जस्ट ट्राई करके देखें अगर आप कर सकते हैं, एंड यू सी द मैजिक इनसाइड योर बॉडी। अगर आपको फ़ायदा लगता है कंटिन्यू करिएगा। तो पैक्ड फूड, राइट, रिफाइंड फूड, एनिमल बेस्ड, राइट। डब्ल्यू फॉर वीट, गेहूँ छोड़ दें। गेहूँ छोड़ना नहीं, मॉडरेट कर देना है, मिनिमाइज कर देना है, राइट। फिर आता है सॉल्ट, ओके। जो बाहर से ऊपर से हम सॉल्ट ले रहे हैं, राइट, नमकीन ले रहे हैं, भुजिए खा रहे हैं, जो भी, सॉल्ट अवॉइड करना है। फिर एस फॉर शुगर, ओके। एम, और लास्ट में आता है एम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आज की डेट में। और मिल्क की अगर मैं बात करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस पूरी दुनिया में, सृष्टि में आप देखें तो इंसान, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, राइट। तो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, पहली चीज़। और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ज़िंदगी भर दूध पीता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हाथी का बच्चा शेरनी के पास जाए कि आंटी क्या है कि मेरी मम्मा कहीं बाहर घूमने चली गई है तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर करें, राइट। ऐसा होते ही नहीं है। तो सृष्टि को, नेचर को मालूम है, राइट। अगर हम देखें अपनी बॉडी को ही समझें, ये चीज़ पहले मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, लेकिन जब मैंने बहुत डीपर लेवल पर स्टडी किया तब ये पाया कि वाकई में इट मैटर्स अ लॉट। आज से 40 साल पहले मेरे घर में भी गाय रहती थी, जो देसी गाय थी, जंगली चीज़ें खाती थी, तब ठीक था। लेकिन आज जो हम गाय को खिला रहे हैं और जिस इन्वायरमेंट में जो मिल्क निकाल रहे हैं, वो इतनी स्ट्रेस में रहती है, इतने इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि मतलब आप अगर वो देख लें तो शायद वो दूध पीना पसंद ना करें। तो इट्स ऑल कमर्शलाइजेशन। तो 3 ऐसी क्रांति हुई हैं जिन्होंने लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। सबसे पहली तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ से हैवी मात्रा में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, इसलिए आज पंजाब देखें हर दूसरा तीसरा आदमी कैंसर का मरीज बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। दूसरा हुआ वाइट रेवोल्यूशन, इट्स प्योर कमर्शलाइजेशन, राइट। तो अब अमूल दूध पीता है इंडिया, इट्स अ बिग ब्रांड, राइट, पीना चाहिए। बट अगर देखा जाए कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, सिर्फ मैं बोलता हूँ कि आप 21 डेज छोड़ के देखिएगा। मैं नहीं बोल रहा बंद करिए, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, हो सकता है आपको सूट कर रहा है, कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर छोड़ने से, अवॉइड करने से अगर आपको अच्छा फील होता है, देन इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। तो मिल्क में 2 एक्सक्लूजन्स है, राइट, मतलब 2 ऐसी चीज़ें हैं। रॉ मिल्क जो है, वो मिल्क में जो शुद्ध देसी गाय आती है, जो गिर गाय रहती थी, A2 गाय, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, जो हमारी भारतीय देसी गाय है, उसका देसी घी जो है वो खाने में 2 चम्मच डाल के खाइए, इट्स अ वेरी गुड फैट। ओके। वो खाइए आप, वो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन बाजार का डब्बे वाला नहीं। शुद्ध देसी गाय का देसी घी 300-400 रुपये किलो मिलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आजकल शुद्ध मिल रहा है। देसी गाय का जो गिर गाँव है, A2 घी, राइट। A2 जो रहता है वो देसी रहता है, और जो मिल्क अभी आ रहा है वो A1 केसीन मिल्क रहता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ की भी बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है टाइप 1 डायबिटीज़ से, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही वो पाउडर और मिल्क देना शुरू कर देते हैं, बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जा रही है। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स है, रिसर्च पेपर आप गूगल में देखेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स अबाउट इट। सर एक सवाल आ रहा है कि डायबिटिक मतलब जेनेटिक है क्या? क्या आगे कैसे ट्रांसफर होता है? डॉक्टर पहले सवाल क्यों पूछता है? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है विकास जी। डायबिटीज़ जेनेटिक है, लेकिन जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 5% है। मैं आपको बता दूं 95% रोल है आपकी लाइफस्टाइल का। मैं इसको छोटे से एग्जांपल से बताता हूं जिससे हमारे श्रोता भी समझ सकेंगे। लेट्स एग्जांपल, एक पर्सन है रामलाल जी, ठीक है। रामलाल जी का एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, उनका एक रूटीन है, सुबह 7-8 बजे उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले एक गिलास भर के चाय टोस्ट खाते हैं, उसके बाद वो 8-9 बजे उनका एक बढ़िया जो पंजाबी ब्रेकफास्ट होता है, परोठे और दही जो भी होता है, सब पोहा जलेबी, एक ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट किया भरपेट। उसके बाद वो 11-12 बजे दुकान पर जाते हैं, 1 बजे 2 बजे वो लंच करते हैं, बढ़िया डब्बा आता है, भरपेट उन्होंने लंच किया, उसके बाद कुछ मीठा खाते हैं, शाम के 4-5 बजे चाय कॉफ़ी बिस्किट समोसे ये सब कुछ किया, 10-11 बजे कुछ दोस्तों के साथ एवरी डे ऑल्टरनेट होता है उनका हल्का सा, और फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। उम्र 40 हो चुकी है रामलाल जी की, एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और उनकी ब्लड शुगर रहती 300 के ऊपर और इंसुलिन के इंजेक्शन लगना शुरू हो चुके हैं। पिछले 5-7 साल से उनको प्रॉब्लम चल रही है। अब उनका बेटा है श्यामलाल, जो लाइफस्टाइल रामलाल की है, सेम रूटीन सेम खाना अगर उनके बेटे का भी है, तो मुझे बताएं
आने वाले टाइम में उनको क्या मिलने वाला है गिफ्ट में? डायबिटिक। तो यहाँ पर जेनेटिक्स का कितना रोल हुआ? फिर डॉक्टर की पूछते हैं पहले जाते सवाल कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में। कहीं ना कहीं लोगों को एक कंसेप्शन देने के लिए, लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए कि मैंने मान लिया कि मेरे फादर को डायबिटीज़ थी तो अब मुझे भी होने वाली है। बट ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बट इट डजेंट मीन कि आपको 100% डायबिटिक होगी। ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट लाइफस्टाइल, तो अगर किसी की फैमिली में फादर मदर को हुई है तो ज़रूरी नहीं कि उसको भी डायबिटीज़ और कैंसर होगा, अगर वो कमिटेड है और वो सीरियस है तो। और आज तो एक और नया साइंस आ चुका है जिसे आपने सुना होगा, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स। यस, पहले हम ये मानते थे कि जो जीन्स, जो डीएनए लेके आप पैदा हुए वही रहने वाले हैं, लेकिन एपिजेनेटिक्स उससे भी आगे की कहानी है। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की अगर बात करें, द बायोलॉजी ऑफ ब्लू, बड़े खूबसूरत बात कही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके थॉट डिसाइड करते हैं कि आपके बॉडी में कौन सा एंजाइम, कौन सा प्रोटीन बनने वाला है। तो आज की जितनी बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिसीज, दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। माइंड में जो चल रहा है वो बीमारी पैदा कर रहा है। इट्स द बिगेस्ट फार्मेसी इन द वर्ल्ड। हाँ, मैंने पढ़ा था उनको, और अभी हमने भी कुछ कंटेंट डाला था इसके ऊपर। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, आप सही कह रहे हैं कि आपके थॉट्स अगर 90 सेकंड से ऊपर रह जाएं आपकी बॉडी में, जी जी, तो उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं सब आपको याद आएंगे, और वो ऐसा का वैसा आपके न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब थॉट आएगा, थॉट जाएगा हमारे डीएनए पे, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगी प्रोटीन और एंजाइम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहने का मतलब, कहते हैं कि आप अपनी सोच को बदल के अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स, इन ऑल टर्म्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, ऑल डायमेंशंस ऑफ योर हेल्थ यू कैन ट्रांसफॉर्म बाय चेंजिंग योर माइंडसेट, योर हेल्थ। अगर आप हैप्पीनेस की स्टेट में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ग्रेटिट्यूड की स्टेट में रहते हैं, तो फिर स्ट्रेस एंजाइटी किस बात का? इसलिए कुछ एक कॉमन ट्रेड्स देख रहे हैं, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो बिजनेस में, चाहे वो स्पोर्ट्स में, जी, चाहे वो अपने अपने फील्ड में, Right. अब वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। Yes. बहुत जबरदस्त उनका लाइफस्टाइल है। जी। अभी एक बीच में विराट कोहली के लिए जो बड़ा फेमस हुआ था उसका पानी को लेकर। यस यस, आप सुनील शेट्टी का बड़ा फेमस हुआ था उनकी हेल्थ को लेकर। Right. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, क्योंकि हेल्थ डज मैटर। यस। हमारे मतलब पहले हमारे जो साधु संत थे कितने इंटेलिजेंट थे। मतलब मुझे बोलता हूँ जो अभी मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है ना, उससे ज़्यादा हमारे साधु संत ऋषि मुनि थे, दे वर वेरी मच एडवांस। मतलब एंड आई फील प्राउड टू बी इंडियन, राइट, कि हम एक ऐसी धरती पे हैं कि जहाँ पर सब कुछ पहले से वेल सेड एंड डन है। मतलब हर चीज़ की स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, देयर आर मैनुअल्स फॉर एवरीथिंग। बट अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। शायद आपके जैसे जो पॉडकास्ट हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को वो चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं धीरे धीरे, वो मुझे लग रहा है ट्रेंड आ रहा है कि हमारे देश में हम वो पुरातन भारतीय संस्कृति, जो हमारा जो पहले का रीति रिवाज थे, जो सिस्टम थे, द वे वी यूज टू लिव, वो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया। अब बताइए आज हम हेल्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं। पहले बोला जाता था जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। माय गॉड, आज वो साइंस प्रूव कर रहा है। हमारे बुजुर्ग कितने इंटेलिजेंट थे कि आप जैसा भोजन करेंगे वैसी आपकी साइकोलॉजी होगी। अगर आप सात्विक भोजन करेंगे तो आप बिल्कुल शांत चित्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आप तला भुना, स्पाइसी और वैसा फूड खाएंगे, तामसिक फूड खाएंगे, तो आप अग्रेसिव होंगे, आप इरिटेटेड होंगे, राइट। तो इट्स ब्रिलियंट। क्या बात है सर। एक बात बताओ, मैं अभी ना एक वीडियो देख रहा था, हमारा एक कोच है उनका, तो वो ये कह रहे थे कि हमसे ज़्यादा समझदार हमारे आसपास के पशु हैं, उनको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यस, बड़ी खूबसूरत बात है। मतलब यहाँ पर मैं इंसान के लिए बोलूँगा कि कभी आप देखिएगा कि जो गाय है, राइट, या भैंस है, वो वेज खाती है, घास खाती है। आप उसके सामने नॉन वेज डालेंगे तो वो नहीं खाएगी, राइट। मतलब जानवर को अपना धर्म मालूम है कि मेरा धर्म है कि मैं इसी खाने के लिए बनी हूँ। क्योंकि हमारी जो टीथ का स्ट्रक्चर है और हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, जो रूट, जो फूड पाइप है, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये नेचर ने डिसाइड किया हुआ है कि जो मांसाहारी रहते हैं उनके दांत जो होते हैं वो कैनाइंस रहते हैं, मांस को फाड़ने के लिए। जो शाकाहारी रहते हैं उनके दांत स्क्वायर शेप रहते हैं, घास को चबाने के लिए। बट इंसान चूंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है तो हमने नेचर को अपने तरीके से मैनिपुलेट किया है, एंड दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग द मोस्ट एडवांस। लेकिन स्टिल सबसे ज़्यादा सफ़र हम ही कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि कभी शेर को हार्ट अटैक आ रहा है, हाथी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी डायबिटीज़ बढ़ गई है? हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हॉस्पिटल्स नए नए खुलते जा रहे हैं, नई नई पैथोलॉजीज खुलती जा रही हैं, नए नए दवाइयों के ड्रग्स भी आ रहे हैं। लेकिन कभी तक आज तक मैंने खबर नहीं देखी अखबार में कि इतना एडवांसमेंट हो गया, डायबिटीज़ के इतने मरीज कम हो गए, कैंसर के इतने मरीज कम हो गए। ये ग्राफ बराबर चल रहा है।
तो कुछ तो कोरिलेशन है अंदर, जो समझने की बात है, जो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, मतलब इसलिए इनको नहीं आता क्योंकि ये अपने फूड का ध्यान रखते हैं और हम अपना फूड का ध्यान एग्जैक्टली वो टाइम पे सोते हैं। और मतलब मैं तो इनफैक्ट एग्जाम्पल भी देता हूँ कि वो 5 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। जानवर जो है रोज़ चलते फिरते हैं, राइट, हमने चलना फिरना बंद कर दिया, हम फिक्स्ड हो गए, राइट। वो जब भूख लगती तभी खाते हैं, और हम घड़ी देख के खाते हैं। लंच टाइम हो गया, भूख नहीं भी लगी होगी तो भी खा लेंगे। अच्छा, मतलब फिक्स टाइम पे नहीं खाना चाहिए? नहीं, फिक्स टाइम पे खाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिक्स टाइम हो गया, लेकिन अगर आपको बॉडी अंदर से अलाउ नहीं कर रही तो मत खाइए। आपको अंदर से जब रियल मायने में भूख लग रही, प्यास लगी, तभी आप खाएं, राइट। और ऋतु के हिसाब से खाएं। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग हो चुकी है, सर्दी का फल गर्मी में आ रहा है, गर्मी का सर्दी में आ रहा है। तो नेचर के साथ आप जितनी खिलवाड़ करेंगे, आई अगेन टेल कि वो नेचर फिर बख्शने वाला नहीं है। फिर वो रेस्ट भी करते हैं, गहरी नींद भी लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, सनलाइट को एक्सपोज देते हैं। आज देखें इंडिया में 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी है। और विटामिन डी सिर्फ बोन के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल। ओके, यस। और विटामिन B12 का एग्जैक्टली लेमन में क्या काम है? विटामिन B12 का सिंपल सी बात है कि जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। खाने को बर्न करके एनर्जी प्रोडक्शन में, राइट, हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म में बहुत सारा रोल है, राइट। हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, राइट। पाचन तंत्र को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल है, राइट। मैं कहीं पढ़ रहा था विटामिन B12 डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके इमोशंस के साथ भी, क्योंकि अगर B12 कम है तो इरिटेशन बढ़ जाती है। बिल्कुल, साइकोलॉजी पे काम है, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो फाइनली अगर मैं इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलूँ, तो अगर आपको आपके ग्लूकोमीटर बता रहा है कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल है मेडिसिन के बाद, तो नॉर्मल नहीं है। एग्जैक्टली आप यू आर अंडर, मतलब इसे बोलते हैं गलत फहमी या खुश फहमी में जी रहे हैं। ओके, मतलब चोर अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ब्लड से हटा दिया है उसे, पर बॉडी के दूसरे ऑर्गन में डंप कर दिया है, मतलब छुपा हुआ है, शरीर से निकला नहीं है। और ये एक मतलब इन्विटेशन है बाकी सब बीमारियों को, क्योंकि आपकी ऑर्गन फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक क्लासिकल केस देखा जाए तो ईयर आफ्टर ईयर दवाइयों के डोजेस बढ़ रहे हैं, राइट, और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये इटसेल्फ अपने आप को एक सवाल पूछने की बात है कि कुछ तो गड़बड़ है। जो करंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ये शायद मैं सही तरीके से नहीं ले रहा हूँ, मुझे एक और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल। मतलब इट्स अ वेरी बिग क्लेम जो आप बोल रहे हो कि मेडिसिन बंद हो जाती हैं, इंसुलिन बंद हो जाता है, और आपने बहुत सारे लोगों को मतलब जी, यहाँ पर बस मैं कंडीशन ये देना चाहूँगा, इफ़ यू मेंटेन अ राइट लाइफ स्टाइल, ओके, तभी हो पाएगा। दोबारा से वही गलतियाँ दोहराएंगे, रात को 12 बजे खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट अ सिचुएशन, ये वापस आ जाएगी। वंडरफुल। तो बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। मतलब अभी जो हम जिसे लाइफस्टाइल समझ रहे हैं, एक्चुअल में ये लाइफस्टाइल है ही नहीं है, हम बहुत गलत तरीके से जी रहे हैं अभी। जीने का तरीका बदलना है, और एक ऐसा तरीका जो सस्टेनेबल तरीके से हो। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। और आप क्योंकि हम बिल्कुल ये बातें बहुत अच्छी हैं, मैं चाहता हूँ ये इसका हम आगे और इसको लेके जाएं, लेकिन समय की थोड़ी सी बाध्यता है, बिल्कुल। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को ऐसा कुछ एक मैसेज जो जैसे आपने बताया कि ये 3 चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, या ऐसा कुछ जो भी एट मोस्ट ये तो करना ही करना है, वो मुझे प्लीज़ आप। बिल्कुल, तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि डायबिटीज़ से डरना नहीं है, राइट। डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, राइट, और डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ है। तो मैं बताता हूँ 5 एलिमेंट्स है जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, राइट। ओके, और इसको बोलते हैं, सबसे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज, राइट। एवरी डे 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। और जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मॉर्निंग वॉक से काम चल जाएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा मॉर्निंग वॉक अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको 3 चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है फिजिकल एक्टिविटी में। पहला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरा है स्टेमिना, और तीसरा है आपकी स्ट्रेचिंग। ओके, सिर्फ वर्क, ज़्यादातर लोग इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक इज जस्ट लाइक ए कार्डियो। आपके पैरों की मसल तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पेट बाहर निकला रहेगा, बेली फैट अंदर नहीं जाता। तो आपकी इंसुलिन को अगर सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है, ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छे लेके आने, रिवर्स करना है, तो आपको अपनी मसल्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो वेट ट्रेनिंग करना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आती है। ओके, तो स्ट्रेंथ हो गया जिसमें वेट ट्रेनिंग हो जाती है, स्टेमिना में कार्डियो एक्टिविटी हो गई, साइकिलिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, जिससे आपकी पल्स रेट इंप्रूव होती है। फिर आती है स्ट्रेचिंग, जिसमें योगा, और इसमें भी सूर्य नमस्कार।
ओके। तो फिजिकल एक्टिविटी में ये मतलब 30 to 40 मिनट ज़रूर निकालना चाहिए आपको बॉडी के लिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मतलब। और इसके लिए आप किसी को हायर भी नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ लोगों को कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, एक ऐसी रिसर्च की जहाँ पर मैं एक पर्सन को हायर करूँ, 1 लाख रुपए दूँ कि भाई तुम सुबह उठ के 5 बजे एक्सरसाइज करना, तुम हेल्दी फूड खाना, तुम सब कुछ अच्छा करना, मैं नेटफ्लिक्स में मूवी देखूंगा और मैं हेल्दी रहूँगा। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा इस दुनिया में लखपति करोड़पति जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है फिजिकल हेल्थ, राइट। दूसरा आता है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, राइट। तो एक तो प्रवचन में बोला जाता है कि खुश रहिए, राइट, लेकिन यहाँ पर ऑफिस में लगी पड़ी हुई है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, तो यू नीड टू लर्न, राइट। इसके लिए आप को किसी ऐसे एक्सपर्ट कोच के पास, एक्सपर्ट ट्रेनिंग, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें जहाँ पर आपको ये सिखाया जाए, आपको अपने बारे में समझ मिले कि आप कौन हैं, आपका माइंड कैसे काम करता है। जब आप ये समझने लगेंगे आपके माइंड की वर्किंग प्रिंसिपल्स को, आपके इमोशंस को, तब आप समझ पाएंगे कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। बट इस सरल भाषा में अगर बोला जाए तो अपने मन को शांत करने का सबसे सरल और आसान तरीका है, आप कहीं पर भी बैठे हैं, दिन में 5 मिनट 10 मिनट समय निकालें और डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस लेना है। ये एक ऐसी पावरफुल एक्टिविटी है जिससे आपका जो मन है, जो भाग रहा होता है, वो शांत होना शुरू हो जाता है, जिसको आप मेडिटेशन बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं, अलग अलग तरीके से। तो डीप ब्रीदिंग एक्टिविटी है। आपकी पसंद का म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, नेचर में बेयरफुट वॉकिंग करना बहुत खूबसूरत है। जब आप नंगे पैर ज़मीन में चलते हैं तो हमारे बॉडी में जो इतना सारा मोबाइल टेक्नोलॉजी है, नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, जब हम अर्थ के कनेक्ट में आते हैं तो पूरा चार्ज खत्म हो जाता है और आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने से आपको अंदर से सुकून और आप प्रसन्न होते हैं, जो आपके लिए अच्छी है, वो आप करें, जिससे आपके स्ट्रेस एंजाइटी लेवल कम होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लीप की क्वालिटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपका जो आज से पहले आपने सुबह उठने के अलार्म ज़रूर लगाए होंगे, लेकिन मैं अपने पार्टिसिपेंट को बोलता हूँ कि आज से एक काम ज़रूर करिएगा, रात को सोने का अलार्म ज़रूर लगाएं। क्यों? अच्छा। यस, उसका रीज़न आप समझिए। हम कितने सालों से प्लानिंग कर रहे हैं कि सुबह मुझे टाइम से उठना है, टाइम से उठना है, अलार्म लगाते हैं लेकिन रोज़ बंद करके सो जाते हैं, फिर ऑफिस के लिए भाग जाते हैं और रोज़ गिल्ट में जीते हैं कि एक्सरसाइज नहीं कर पाया क्योंकि टाइम पे नहीं उठ पाए। तो प्रॉब्लम सुबह उठने की नहीं है, प्रॉब्लम रात को समय से सोने की। अगर रात को सोने का समय फिक्स हो गया तो सुबह आप टाइम से उठने लगेंगे, टाइम से उठेंगे तो आप अपना एक आधा से 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकाल पाएंगे, तो आपका रूटीन फिक्स हो जाएगा। तो रात को सोने का टाइम फिक्स करें। मोस्ट प्रोबेबली जैसी आपकी प्रोफाइल है 10 साढ़े 10 तक आप मैक्सिमम प्रेफर करें, जिससे आप सुबह की 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ले पाएँ। दूसरा काम क्या करें, जो आपके हाथ में सबसे खूबसूरत, मतलब आपकी पत्नी से भी ज़्यादा प्रिय चीज़ रखते हैं, जो है आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, सोने के 2 घंटे पहले कम से कम अपने बिस्तर से दूर रख दें, साइलेंट में स्विच ऑफ करके। क्योंकि जब आप रात को मोबाइल लेके बैठते हैं तो इसकी ब्लू लाइट से आपकी बॉडी का जो स्लीपिंग की प्रोसेस है, जो मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है, ये डिसरप्ट हो जाता है और फिर स्लीप नहीं आती है। तो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन्हें दूरी बना के रखें। रात को सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश कर लें, और कम से कम 4 घंटे पहले टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोई भी स्टिमुलेंट है उसको अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप वो ले लेंगे तो फिर रात की स्लीप आपकी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो स्टिमुलेंट है। और कुछ लोगों को आदत होती है दोपहर के भोजन के बाद एक अच्छी सी नींद लेने की। अगर आप दोपहर में नैप लेना ठीक है 10 से 15 मिनट की, इट्स जस्ट रीबूस्ट करने की, लेकिन अगर 30 मिनट से ज़्यादा आप लेटते हैं तो आपकी रात की नींद खराब होने वाली है, और फिर वो एक विशियस साइकिल है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर काम करना है। और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती हैं जो स्लीप के लिए काम करती हैं। तो आप न्यूट्रिशन में आपके विटामिन मिनरल्स हैं, विटामिन B12, विटामिन D प्रॉपर करेंगे तो इससे आपकी स्लीप प्रॉपर होगी। ओके। अगर ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स अगर आपको आते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो जर्नलिंग भी कर सकते हैं। दिमाग में कुछ भी चल रहा है, राइट इट डाउन। और योग निद्रा एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, डीप रिलैक्सेशन होता है। आप हेडफोन लगाएं और आराम से लेट जाएं। शुरुआत में 1 दिन नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक डीपर लेवल की स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो ये 3rd हो गया। 4th आता है हमारी गट हेल्थ, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम। तो गट हेल्थ के लिए जो अमृत है, जो मैंने आपको बताया, आपकी डाइट में फाइबर आप कितना ले रहे हैं, राइट। आप खाना जो खाते हैं 2 लोगों के लिए खाते हैं। 2 लोगों के लिए खाता हूँ? जी हाँ। ओके। एक जो मेन खाना खाते हैं, मेन कोर्स, वो अपने लिए खाते हैं, लेकिन जो सलाद आप खाते हैं वो आपके अंदर बैठे हुए हैं जो आपके भाई लोग, आपके जो गट बैक्टीरिया है उनके लिए खाते हैं। उनके लिए अमृत है, मतलब उनके लिए सेलिब्रेशन है, पार्टी करते हैं, खुश हो जाते हैं। तो सलाद की क्वांटिटी, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स हैं, ये उनका खाना है। अगर आप इनको खुश रखेंगे आपके गट हेल्थ को, तो आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है। तो हाँ,
तो लंच और डिनर से पहले एक प्लेट भर के सलाद लें। डिनर में ले सकते हैं सलाद, फ्रूट्स आराम से, आराम, फ्रूट्स नहीं लें। अच्छा, फ्रूट्स दोपहर 12-2 बजे से पहले फिनिश कर लें। ब्रेकफास्ट में फ्रूट इज़ द बेस्ट टाइम। सलाद आप ले सकते हैं आराम से। बहुत लोगों की मान्यता है, लेकिन सलाद हम 9-10 बजे के बाद लेंगे तो सही नहीं, लेकिन 6-7 बजे तक डिनर करते हैं तो फेयर इनफ ले सकते हैं। किसी को सलाद से लगता है गैस बनती है, तो आप उसे मतलब स्टीम कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली है, गोभी वोभी, हल्की सी भाप ले लें, स्टीम कर लें, देन इट्स फेयर इनफ। तो डाइजेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है अपने खाने में सलाद की क्वांटिटी बढ़ा दें, एक थंब रूल। ओके, राइट। और फिर आता है डाइट और न्यूट्रिशन, तो जिसमें मैंने बताई ये 5 चीज़ें। पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड आपको अवॉइड करना है, राइट। आपको रिफाइंड फूड अवॉइड करना है। एनिमल जो है, नॉन वेज है, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिल्क को अवॉइड करें, रॉ मिल्क को, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट में छाछ ले सकते हैं, राइट। छाछ का क्योंकि फॉर्मुलेशन बदल चुका है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आ चुके हैं। छाछ आप बटर मिल्क इन द फॉर्म ऑफ ले सकते हैं, अगर घर का बना है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दही को फेंट के जो बना देते हैं वो छाछ ही हो जाएगा? हाँ, दही को फेंट के बनाते हैं, पर दही में भी क्या और फैट वेट रहता है। दही से जब घी निकाल देते हैं, जो पुराने टाइम पे मटकी में निकाल देते, दैट इज रियल छाछ। ओके, वो छाछ आप ले सकते हैं। एंड यस, चीनी और जो सॉल्ट है उसको आप मिनिमाइज करें डाइट में, ये चीज़ें कम करें। और जो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, नेचर ने जो बना के दिया है, जिस फॉर्म में दिया है, नेचर ने जो फूड बनाया है, जिस तरीके से बनाया, अगर उसे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बॉडी स्वीकार करेगी। और न सिर्फ डायबिटीज़, किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिसीज़ को आप प्रिवेंट और प्रोटेक्ट कर सकते। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें, ये 5 पिलर हैं एक अच्छी सेहत के लिए, इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। वाह, दैट्स बहुत अच्छा लगा अनुप जी आपके साथ बात करके। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ आज नया जानने को मिला होगा। ये था हमारा नया एपिसोड आपका अपना विकास में, योर ओन ग्रोथ। इट्स नॉट ऑल अबाउट डायबिटिक, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, योर करियर। अगर आपको अपनी लाइफ करियर सेट करना है तो ये पूरे की पूरी जो नॉलेज अनुप जी ने हमारे साथ शेयर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं? यस, और आपको यूट्यूब पे आपको फॉलो कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे टिप्स, एंड बिलीव मी, हर चीज़ के लिए एक मेंटोर लगता है। अगर लाइफ को अच्छी तरह जीना है तो मेंटोर के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हमें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपका अपना विकास क्लिप्स पे इसकी बहुत ढेर सारे क्लिप्स आने वाली हैं, वहीं मिलते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। Thank you so much, Vikas ji, for inviting me.